So hello everyone, this is Anjali Jha and you're watching Anjali's Whiteboard and this is video number 4th और 5th I think of शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में इस वीडियो में जो पढ़ना है ना वो एकदम एकदम अच्छे से पढ़ना है। और कि इतनी इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि शेयर कैपिटल जो चैप्टर है उस शेयर कैपिटल पूरे कंपनी लॉ में सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम उसको डिफिकल्ट मान के चलते हैं और उसको हम बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। उसको उस पर जितना फोकस स्टूडेंट का होता है उतना किसी और चैप्टर पे होता नहीं है। तो शेयर कैपिटल इस वजह से बहुत इजी है। क्यों? और भी उसके बहुत सारे रीजंस हैं। प्रोसीजर्स आते हैं, कंडीशंस आते हैं, फिर सोर्सेज आता है। जितने भी आप इशू पढ़ोगे, फिर जितने भी आप बाय बैक, बोनस शेयर, जिन इशूज पढ़ोगे, रिडेम्पशन पढ़ोगे, जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे वहाँ पे सोर्सेज की बात होती है, कंडीशन की बात होती है, प्रोसीजर की बात होती है। प्रोसीजर हमेशा ऑलमोस्ट 90% सेम रहता है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें टॉपिक वाइज चेंज होती रहती है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो क्या है, अब यहाँ पे हम अपना स्वेट इक्विटी शेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ईसॉप हम डिस्कस कर चुके हैं। ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो बचता है ना वो है, ये जो इससे पहले डिस्कस हुए हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसमें दिक्कत आती है, लेकिन वो उस प्रोसीजर से नहीं हुआ। जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू ऑफ डिस्काउंट में उसका एक्सेप्शन था। तो मैंने यहाँ पे इशू ऑफ डिस्काउंट को एक्सप्लेन ना करके स्वेट इक्विटी शेयर को ही टॉपिक को डायरेक्ट उठाया था। बट आज की वीडियो में मैंने ये सोचा था कि मैं पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम डिस्कस करूँ, उसके बाद उसकी क्या क्या यूजेज हैं हम वो डिस्कस करें, तभी फिर आगे बाकी बोनस शेयर बायबैक की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आज मैंने जो पिक किया है वो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पिक किया है। उसके बाद अगर आपको सेक्शन वाइज याद करने की नीड है कि मुझे सेक्शन के साथ ही याद करना है और मुझे सेक्शंस याद हो जाए इस तरीके से पढ़ना है, तो वो भी लास्ट में जब रिवीजन, कि जैसे शेयर कैपिटल पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैंने ये सोचा है कि पूरी एक वीडियो आएगी जिसमें हम सेक्शन वाइज शॉर्ट नोट्स बना लेंगे साथ ही साथ। कि पढ़ते पढ़ते एक रिवीजन हो गई। उसके बाद जब आप खुद सेल्फ में पढ़ोगे या खुद मैं सेल्फ में पढ़ूंगी या खुद कोई और सेल्फ में पढ़ेगा तो उसकी सेकंड रिवीजन तब हो जाएगी। थर्ड रिवीजन जो वीडियो आएगी उसमें हम जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो बना लेंगे और पूरा सेक्शन वाइज, यानी कि 52 किसका है, 53 किसका है, 54 किसका है, 55 किसका है, ठीक है, अगर ऐसे सेक्शन आते हैं तो ठीक है, उस तरीके से हम उसको पूरे को रिवाइज कर लेंगे। तो हमारी 3 रिवीजन एक चैप्टर की यहाँ पे मतलब यूं मक्खन की तरह हो जाएगी और यूं बैठे बैठे हो जाएगी। कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और नोट्स भी मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो वो भी अपलोड होते रहेंगे। यहाँ तो वैसे जो मैं नोट्स में बना रही हूँ वही मैं यहाँ पे लिखती रहती हूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स आप कंसीडर कर सकते हो उसको। इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। कहीं भागना नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, बहुत बहुत आराम से करना है इसे। अब ये जो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है इसमें हमें ये देखना है कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम यानी कि आप जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो उसके उसको प्रीमियम पे इशू करने की क्या कोई लिमिट है कंपनी लॉ में, या जैसे कि अब कोई भी कंपनी मान लो 10 रुपए के शेयर पे करोड़ों का प्रीमियम लगा सकती है, कोई इस पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और लेकिन उस प्रीमियम का, यानी कि जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, जो भी प्रीमियम पे हम शेयर इशू करते हैं, उसमें जो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू होती है वो तो अलग जाती है, और जो वो शेयर कैपिटल हो जाता है। और वो उसमें से जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला होता है उसका क्या है, उसके लिए एक प्रोविजन है कि आपको जो भी आप प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हो उसमें से जो प्रीमियम वाला अमाउंट आपने रिसीव किया है उसको आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के सिर्फ 5 यूटिलाइजेशन है, वो प्रीमियम वाले अमाउंट को आप सिर्फ 5 जगह यूज कर सकते हो। अब वो क्या है, कैसे है, अब वो हमें वो देखना है प्रोविजन वाइज। तो एक मिनट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या कहती है, कंपनीज एक्ट हमें कहता है, कंपनीज एक्ट का कहना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितने पे फेस वैल्यू पे जितना प्रीमियम लगाना है उतना आप लगा सकते हो। यानी कि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि आप किसी भी सिक्योरिटीज को कितने भी प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। उसकी फेस वैल्यू भले ही 1 रुपये हो, आप उस पर 1000 रुपये का प्रीमियम लगा सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन
इनको यूज करने की कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? क्या कंडीशन का लगना मतलब कि आपने रिस्ट्रिक्शन तो बोल दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर यहाँ कंडीशन का कोई यूज है? ऑफ कोर्स यूज है। अगर की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है किसी भी चीज पर, तो उसकी कंडीशन तो हो सकती है ना उसकी यूटिलाइजेशन की। ऐसे तो कंपनी कहीं पे भी उसको यूज कर लेगी। मतलब कि मतलब मान लो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अब उसको यूज करने के लिए सिर्फ 5 यूजेस बताए हैं, तो 5 यूजेस कंपनीज एक्ट में बताए गए हैं, किसी बेटर बेटर चीज के लिए बताए गए हैं, ताकि उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ उन 5 चीजों में हो, कहीं कोई डिफॉल्ट करने में उनका यूज ना हो। ठीक है, तो अभी वो 5 यूजेस क्या है वो हम देख लेते हैं। अगर वॉइस का इशू आ रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो माफी चाहते हैं, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पहला है कि जब फुल्ली किधर लिखो, फुल्ली पेड अप शेयर इशू करने हो, फुल्ली पेड अप शेयर इशू करने हो। एक मिनट, फुली पेड अप बोनस शेयर माने के जब आपको बोनस शेयर यूज करना हो, इसका पहला हो गया बी, यानी जब आपको, इतना टेढ़ा कैसे हो रहा है भाई, जब आपको बोनस शेयर इशू करना हो, वहां पे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जितना भी अमाउंट है उसका यूटिलाइजेशन बोनस शेयर इशू करने के लिए हो सकता है, फाइन। उसके बाद आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अच्छा ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, एक मिनट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो। एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में अपने लिए लिखना है, ठीक है। आप ये देखते पहले ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है, बोनस शेयर क्या है ये बाद में पढ़ेंगे। इतना समझ लो कि बोनस शेयर अगर आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करना है, आप वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या है। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जहाँ पे ना इनकॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए जैसे कि लीगल चार्जेस हो गए या किसी भी तरीके के ऐसे चार्जेस जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए जब हमें वो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उन एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कमीशन पे करने के लिए या फिर डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू। अब डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, ठीक है। आपको पता है कि जो सिक्योरिटीज यानी इक्विटी शेयर्स या फिर जो अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट। तो पता है कि इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शंस हैं उसके, लेकिन वैसे उसको वॉइड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी अब डिस्काउंट पे इशू होता ही नहीं है, तो उसको क्या रिटर्न ऑफ करोगे। और दूसरी बात है कि कमीशन जो पे करते हैं, उनके कमीशन पे करने के जो खर्चे होते हैं, यानी कि आपने कमीशन पे किया है तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर सकते हो। तो कमीशन की अगर आप बात करो तो अभी क्या है, डिजिटल है जमाना, ठीक है। आपकी रीच यानी कि अगर मुझे अपनी रीच बढ़ानी है तो उसके लिए मुझे किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बाकी कमीशन कैसा होता है, हाँ कि एडवर्टीजमेंट लगाना हो गया, लेकिन किसी किसी मिडल मैन को जाके मुझे उसको कमीशन नहीं देनी पड़ेगी और वो जाके फिर सबको एडवर्टाइज करे, वो वाला जमाना अब नहीं रहा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिकली चीजें होती है कि हाँ वहाँ पे आपको एडवर्टाइज करवाना पड़ता है अपनी चीजों को, बट किसी मिडल मैन को रख के आप किसी को कमीशन अब देते नहीं हो, सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। तो वो कमीशन वाली बात जो है कंपनीज की अगर मैनर में देखा जाए, यहाँ पे हम उस यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल्स को लेकर बात नहीं करेंगे। अगर हम कंपनीज के मैनर में देखें तो पहले क्या होता था कि कहाँ कौन सी, अब इतना डिजिटल था नहीं, तो अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर होते थे वो इशू हो रहे हैं, तो वो कोई मिडल मैन आके बताता था तो उसको कमीशन देना पड़ता था। तो वो मिडल मैन जो कंपनी अपॉइंट करती होंगी, इतना डिटेल तो नहीं पता, बट अगर करती होंगी तो उनको कमीशन देती होगी। पर अब ऐसी चीजें है ही नहीं, अब लोगों को वैसे भी डिजिटल है सब, सब सबके पास जियो है, तो फिर सब तो अब सबको सारी खबर पता चली जाती है, तो यहाँ पे कमीशन वाली बात आती ही नहीं है। तो अब कंपनी के लिए कोई कमीशन का खर्चा
रेयर होगा आई थिंक। तो वहाँ पे क्या ही यूज होगा, तो ये थर्ड अभी है, मतलब कि इसको रटना तो पड़ेगा ही कि हाँ, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो आप चाहे डिजिटल हो ज़माना चाहे कैसा भी हो ज़माना, ये एक्सपेंस तो होना ही है। लेकिन जहाँ पे कमीशन की बात आती है तो कमीशन वाले पॉइंट्स थोड़े मतलब कि विलुप्त जाति के हैं ये, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। तो कमीशन अगर पे किया है या फिर डिस्काउंट पे इशू किया है शेयर्स को या डिबेंचर्स को, वहाँ उनको रिटर्न ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो इनको आप रिटर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा थर्ड यूज, यानी थर्ड कंडीशन। इसके बाद हमारा है, लिखते हैं पहले, इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये कह रहा है कि देखो, जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो और उसको आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो। लेकिन जहाँ पे हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें, जो कि क्या है, उन पे प्रीमियम पेएबल है, मतलब कि वो ऐसे प्रेफरेंस शेयर है जिनको रिडीम करना है और हमें उस पर प्रीमियम देना, कंपनी को उस पर प्रीमियम देना है प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो वहाँ पे क्या है कि उस प्रीमियम को पे करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। ये समझ में आया क्या? मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने ऐसे प्रेफरेंस शेयर परचेज किए हैं जिन पे उनको रिडेम्पशन, जब उनका रिडेम्पशन होगा उनके प्रेफरेंस शेयर का, तो वो ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है जहाँ पे उनको प्रीमियम भी मिलेगा। तो उस प्रीमियम के लिए क्या कर सकते हैं, कंपनी क्या है, अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से वो प्रीमियम निकाल के वो प्रीमियम पे कर सकती है। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या फिर डिबेंचर होल्डर को। तो शुड आई राइट दिस पॉइंट? यस। प्रीमियम कहाँ पे पेबल? रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल। ये तो पता ही होगा रिडीमेबल क्या मतलब, कि जो रिडीम हो सकते हैं। इसको आगे थोड़ा देखेंगे डिटेल में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। इसके बाद फिफ्थ है, दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? जहाँ पे कंपनी अपनी ही सिक्योरिटीज को दोबारा खरीद लेती है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी देखेंगे अभी। बोनस शेयर और बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज आराम से देखना है, ठीक है। तो हमारे 5 पॉइंट थे, जिसमें पहला क्या था, जब आपको बोनस शेयर, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है, आप तब यूज कर लीजिए अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। जब आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करना है, वहां पे भी यूज कर लीजिए। आपने अगर कोई कमीशन पे किया है, यानी कंपनी के उससे बात करें, कंपनी को लेकर, यहाँ पे आप कौन है, कंपनी है। अगर कंपनी ने कोई कमीशन पे किया है या फिर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स एट डिस्काउंट है, वो रिटर्न ऑफ कर लो, ठीक है। वहाँ पे आप यूज़ कर लो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। अगर ऐसे कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स हैं जिनको जिनकी रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करना है उन होल्डर्स को, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ प्रीमियम का मतलब क्या है पता है? मतलब कि कभी एक केस होता है जहाँ पे कंपनी क्या होती है, इशू करती है सिक्योरिटीज को एट प्रीमियम, तो वहाँ पे कंपनी रिसीव करती है प्रीमियम। लेकिन जहाँ पे कंपनी को रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, प्रीमियम पे करेगी। ओके, अगर मतलब प्रीमियम पेबल है उस पर तो। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहीं पे याद कर लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के 5 यूजेस क्या है। पहला यूज है फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है, यूज कर लो। अगर आपको अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ करना है, यूज कर लो। अगर आपने कमीशन पे किया है और वहाँ पे कमीशन पे के साथ क्या क्या कमीशन पे के साथ क्या था, और इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एट डिस्काउंट अगर आपने किया है, वहाँ पे आप उसको रिटर्न ऑफ कर लो। फिर फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट था कि अगर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, वहाँ पे भी आप उसको अपने स्पा यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज कर लो। फिफ्थ पॉइंट क्या था? बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। दोबारा, पहला पॉइंट क्या था? अगर आपको फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है, यूज स्पा यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करना है, स्पा का यूज करिए। अगर आपने कमीशन पे किया है या फिर आपने इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट है, वहाँ पे आप अपना यूज कर लीजिए क्या, स्पा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट था प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, यूज कर लो। फिफ्थ पॉइंट क्या था?
बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जहाँ पे होगा वहां पे भी आप स्पा को यूज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ही याद हो गया, मतलब मैंने आंख बंद करके किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद है जो भी, जब आपने इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम किया तो ये बात हम पढ़ चुके हैं। जो भी प्रीमियम आएगा उसको कहाँ आपको ट्रांसफर करना है, उसको आप ट्रांसफर कर दो, प्रीमियम के अमाउंट को आप ट्रांसफर करो स्पा में, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन है 52, सेक्शन पे अभी छोड़ दो, सेक्शन छोड़ दो अभी। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम में पहले तो थोड़ा अगर डेफिनेशन कह लो या मीनिंग कह लो तो क्या है, या मीनिंग नहीं, अगर आप इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम को समझना चाहो तो क्या है कि कंपनी ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। कंपनीज एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आपको जितने भी प्रीमियम मतलब कि जितना फेस वैल्यू पे प्रीमियम रखना है रख लो। उसके बाद है कंपनी कैन रेज मनी विद एनी प्रीमियम अमाउंट। कंपनी जो है किसी भी प्रीमियम मतलब कितना भी रख सकती है प्रीमियम अकाउंट, इन्फिनाइट को उतना भी रख सकती है, 10 रुपए का हो 10 रुपए भी रख सकती है। ठीक है, कितना भी रख सकती है प्रीमियम अकाउंट, ये अमाउंट प्रीमियम अमाउंट ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद है और क्या प्रीमियम पे खरीदना जो इन्वेस्टर है उसके लिए जरूरी है, मतलब कि उस पे कोई ऐसा है कि तुम्हें खरीदना ही खरीदना है? नहीं है, उसको अगर प्रीमियम पे नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद है कंडीशंस क्या क्या थी यूटिलाइजेशन की। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कंपनीज एक्ट ने तो ऑब्वियस सी बात है कोई कंडीशन तो लगाई होगी कि भाई तुम उसके यूटिलाइजेशन पे कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैलेंस कर देने के लिए आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपको जितना प्रीमियम लेना है आप लो इन्वेस्टर से, पर उसका कंडीशन की कुछ यूटिलाइजेशन, मतलब कि यूटिलाइजेशन की कुछ कंडीशन है उसको प्लीज फॉलो कर लो। दैट इज फर्स्ट था, अगर आपको बोनस शेयर इशू करना है, फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करना है कर लो यूज। अगर आपको अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी खर्चे होते हैं उनको राइट ऑफ करना है कर लो। अगर आपने कमीशन पे किया है या फिर आप ऐसे डिबेंचर्स और शेयर्स इशू कर रहे हो जो कि डिस्काउंट पे है उनको रिटर्न ऑफ करना है कर लो। अगर आपको ऐसे प्रीमियम ऐसे रिडम्पशन पे ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स है जिन पे आपको प्रीमियम पे करना है तो वहां पे भी आप यूज कर लो। अगर आपको बाय बैक अपने ही सिक्योरिटीज को दोबारा खरीदना है वहां पे भी आप स्पा यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर लो। बीच में एक बात आई है, अगर आप ऐसी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो जिसपे प्रीमियम आपने फेस वैल्यू पे प्रीमियम अमाउंट भी जोड़ा है तो वो जो प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हो उसको आपको कहाँ रखना है, उसको आपको स्पा यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना उतने, नॉमिनल वैल्यू को नहीं, नॉमिनल वैल्यू को नहीं रखना। वेट अ मिनट, हाँ जी, तो फिर वी वर सॉरी, तो हमारे यहाँ पे हो गया शेयर इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट, सॉरी एट प्रीमियम हो गया है, बहुत छोटा टॉपिक था। इसके बाद हम आ जाते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब ये जो मैंने स्वेट इक्विटी शेयर्स करने से पहले जो मैंने डिस्काउंट वाला टॉपिक छोड़ दिया था, मैं वो जो चाह रही हूँ वो जो टॉपिक्स छूट गए थे उसको पहले यहाँ पे कवर कर लूँ। तो अरे यार एक तो ये स्क्रॉल डाउन नहीं होता। पूरा यूटिलाइज करेंगे पूरा। हाँ, तो यहाँ देखते हैं क्या देखना है हमें, इशू ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर कह लो एट डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं एक तो मैं सेक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, सेक्शन 53 है यहाँ पे। अभी मैंने जो कौन सा टॉपिक, हाँ कंडीशन की बात हमने जो की थी यूटिलाइजेशन पे, वहां पे हमने देख लिया था कि डिस्काउंट वाली बात जो मैंने बोली थी वो ये थी कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन वन केस। हमने वो केस पहले पढ़ लिया जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, तो डिस्काउंट वाली बात जो थी वो वॉइड है अगर फिर भी मतलब कंपनी चाहती है कि गालियां पड़े और फिर करना चाहती है कि हमें एक बार देखना है ये गलत करके क्या होता है, मतलब क्या होगा कि अगर हम कर देते, कंपनीज एक्ट मना कर रहा है फिर भी हमें करना है, तो क्या हो जाएगा भैया, आपका जो ये केस है वो वॉइड बन जाएगा, यानी कि आपने जो डिस्काउंट किया है वो आपका वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
एक्सेप्शन यहाँ पे सिर्फ एक केस की एक्सेप्शन है, दैट इज आप स्वेट इक्विटी शेयर्स जब इशू करते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर, स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट पूरा नहीं लिखना था रे, अगर आप यानी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है, वहां पे डिस्काउंट पे आप इशू कर सकते हो, ठीक है। उस केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अब क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स में टाइम वेस्ट नहीं करता है। लेकिन ये जो मैंने बोला वॉइड हो जाएगा अगर कंपनी कंट्रावीन करती है, अगर कंपनी कंट्रावीन करती है उस प्रोविजन को, यानी कि फिर भी इशू कर देती है, ठीक है, तो क्या पेनल्टी होगी कंपनी पे? फिर पेनल्टी होगी, कैसे लिखूं शॉर्ट नोट्स में, 1 लाख तक हो सकती है और एक्सटेंड कर सकती है, नॉट लेस देन 1 लाख से कम नहीं होगा, और 5 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा, अगर हम पेनल्टी की बात करें, पनिशेबल विद पेनल्टी, तो पेनल्टी लग सकती है 1 लाख से कम का नहीं होगा, और वो एक्सटेंड कितना हो सकता है? 5 लाख तक, ठीक है, अप टू 5 लाख तक जा सकता है। यानी अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो पेनल्टी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5 लाख है। अरे भैया 5 लाख है। उसके बाद है जिस, अगर कोई ऐसा ऑफिसर है जिसने ये डिफॉल्ट किया है, जिसकी ये खुराफात थी, तो उसको क्या हो सकता है? उस ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कितने टाइम तक का? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने का हो सकता है। और पेनल्टी उस पर क्या, या तो उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा, या फिर उसको पेनल्टी लगेगी, उससे पैसे मांगे जाएंगे, कितना? 1 लाख से कम नहीं और 5 लाख से ज्यादा नहीं, अप टू 5 लाख, यहाँ लिख देते हैं नॉट लेस देन, और 5 लाख तक जा सकती है वो पेनल्टी, ठीक है। या फिर मतलब इस ऑफिसर की बात हो रही है, अभी ये वाला जो पेनल्टी वाला पॉइंट पढ़ा है हमने, ये पेनल्टी वाला पॉइंट अलग है। हम बात कर रहे हैं जिस ऑफिसर की वो खुराफात होगी उसके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसको 6 मंथ का, या फिर उसको पेनल्टी, या तो मतलब कि दो केस बनते हैं, या तो उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात की जाएगी, और ये पता है क्या होता है इम्प्रिजनमेंट, या तो सिर्फ उसको इम्प्रिजनमेंट होगा यानी जेल होगी, या फिर उससे पेनल्टी मांगी जाएगी। मतलब कि ये लगा लो कि जितना बड़ा केस उतनी ज्यादा पनिशमेंट, ठीक है। और पनिशमेंट की लिमिट दे रखी है आपको कि अगर आप पेनल्टी की बात करो तो 1 लाख तक हो सकती है, अगर मान लो छोटा मोटा केस किया, मतलब वहां पे आपको 1 लाख तक, 1 लाख से कम नहीं हो सकता, 1 लाख तक हो सकती है पेनल्टी, या 1 लाख से बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक जा सकती है, 5 लाख से ज्यादा नहीं, 5 लाख तक जाएगी। समझ में आया? मतलब मैंने क्या कहा? मुझे ऐसा लगा नहीं कि समझ में आया होगा। मैं पेनल्टी की बात करूँ यानी पैसे की बात करें या फिर रुपए की बात करें, तो वहां पे कंपनी पे कितना लग सकता है? कम से मतलब कि 1 लाख से नीचे नहीं जाएगा, मतलब कि ज्यादा से कम तो 1 लाख उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि अगर हम मिनिमम लिमिट की बात करें तो वो 1 लाख है, 1 लाख से कम नहीं हो सकती पेनल्टी। लेकिन अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो वो कितनी है? 5 लाख, 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकती पेनल्टी। जिस ऑफिसर की वो खुराफात होगी उस ऑफिसर के साथ क्या होगा, उसको या तो 6 महीने की जेल हो जाएगी, या फिर मतलब दोनों में से एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, या तो उसको जेल होगी या फिर वो पेनल्टी देगा, पेनल्टी वही सेम 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं, 5 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन मान लो अगर पनिशमेंट मतलब उसकी खुराफात ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो सकता है, उसको दोनों चीजें यानी जेल भी होगी पेनल्टी भी होगी। तो वो तो मतलब अब केस के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हमने लिमिट देखनी थी कि अगर डिस्काउंट पे इशू शेयर इशू कर देता है, वहां पे क्या होगा? पेनल्टी होगी भैया, 1 लाख से कम की पेनल्टी तुमसे ली नहीं जाएगी और 5 लाख से ज्यादा तुमसे मांगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब ये सोच लो कि अगर तुमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया शेयर, तो तुम्हारा 1 लाख तो गया पक्का, भले ही तुमने मतलब माइनर गलती की होगी फिर भी 1 लाख तो गया, ठीक है। और अगर मेजर गलती की होगी तो 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर, अगर ऑफिसर जिस ऑफिसर का ये आइडिया होगा ना,
उसको जेल की सलाखों के पीछे बैठना पड़ेगा या फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, पेनल्टी सेम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, या फिर उसको दोनों भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन केस, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देख लिया है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है फर्दर इशू। आई एम थिंकिंग फर्दर इशू करने से पहले, क्योंकि इशू ऑफ, हाँ, बोनस शेयर ही कर लेते हैं, क्योंकि इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम अभी देख लिया, तो बोनस शेयर करना बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं हम बोनस शेयर पे। अभी हमने देखा कि स्पा के यूज कितने हैं, 5 यूजेज है स्पा के, मैक्सिमम कितने यूजेज हैं, 5 यूजेज हैं, ठीक है। अगर पहला यूज क्या था, बोनस शेयर, पहला यूज था आपको फुली पेड बोनस शेयर इशू करना है, वहां पे यूज कर लो। तो अब हमें बोनस शेयर के बारे में ही पढ़ना है, तो यहाँ आ जाते हैं, बोनस शेयर की कुछ नोट्स लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स। पहली बात, बोनस शेयर क्या होते हैं। बोनस शेयर ऐसे शेयर, बोनस से हमें क्या पता चल रहा है, बोनस सुना है दिवाली पे मिलता है, तो बोनस क्या है, बोनस के लिए क्या आपको कोई हार्ड वर्क करना पड़ता है, या फिर मतलब कि कुछ अलग से मेहनत करोगे, खून पसीना बहाओगे तभी जाके बोनस शेयर मिलेगा, मतलब उसके लिए कुछ कंडीशन रख दी जाती है कि अगर आपने ये किया तो आपको इसके बदले ये मिलेगा, नहीं ना, मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन मूड, आई थिंक, ठीक है। आपकी बॉस का जैसा मूड है वैसा आपका बोनस है। तो बोनस का मतलब क्या है, जो आपको चीजें ना मतलब कि ऐसी खुशी से दे दी जाती है, फ्री बोनस पॉइंट्स, ठीक है। तो ये क्या है, बोनस शेयर जो होंगे इसके बदले आपसे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाएगा, ये फ्री में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये कोई इनकम का पार्ट नहीं है, बोनस कोई इनकम का पार्ट नहीं होता, क्योंकि फ्री है, मतलब कि इनकम क्या है, हार्डवर्क पे मिलता है, तो ये कोई इनकम का पार्ट नहीं है, मतलब हाँ आपका कोई हार्डवर्क रहा होगा तभी आपको बोनस मिलेगा, लेकिन ये क्या है, फ्री में आपको दिए जाते हैं, इसके बदले आपके आगे कोई कंडीशन नहीं रखी जाती है, इनकम का पार्ट नहीं है। इसके बाद बोनस शेयर क्यों इशू किया जाता है, जब बोनस शेयर इशू किया जाता है तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। बोनस शेयर इशू करने से पेड अप कैपिटल इंक्रीज होता है, ये 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। पहली बात, फ्री में दिया जाता है, दूसरी बात इनकम का पार्ट नहीं है, तीसरी बात बोनस शेयर इशू होने से पेड अप कैपिटल इंक्रीज होगा। अच्छा, ये बोनस शेयर जो आप इशू कर रहे हो, दे तो फ्री में रहे हो, तो इसके कुछ सोर्स तो होंगे ना, क्योंकि फ्री में दिए जा रहे हैं, तो इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके सोर्सेज हैं, पहला है फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या है, मतलब एकदम वेला बंदा है, इसको कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर लो, ठीक है, फ्री रिजर्व। दूसरा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि स्पा के 5 यूजेज है, पहला यूज उसमें बोनस शेयर को इशू करना ही है, तो सोर्सेज में स्पा अपने आप आ जाता है। तीसरा यूज है सीआरआर। सीआरआर क्या है, हम ये क्यों बनाते हैं, सीआरआर का हमने सीआरआर हम कब क्रिएट करते हैं, हमने वैसे भी इनमें कुछ कुछ टॉपिक्स में सीआरआर की बातें की गई हैं, जब भी सीआरआर का यूज, जब आपका सीआरआर यानी कि सीआरआर का मतलब क्या है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है, एक तरीके का रिजर्व है ये। जब आपकी कैपिटल, आप कुछ ऐसा जैसे बायबैक हो गया या कुछ किसी भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से आपका कैपिटल कम हुआ है, तो आप ना एक नॉमिनल वैल्यू सीआरआर में डाल देते हो, जिससे क्या होता है कि आपके पास एक रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाता है कैपिटल से रिगार्डिंग, ठीक है। अब जब आपका कैपिटल कम हो रहा है तो आप सीआरआर क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि बोनस शेयर इशू करने से आपका कैपिटल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जहाँ पे कैपिटल हमारा बढ़ेगा तो वहां तो हम यूज कर सकते हैं ना सीआरआर को, वहां पे हमें क्या करना है, मतलब मतलब कि इसको हम एक तरीके से, किस तरीके से बोलूँ, मतलब जैसे कि जो चीज़ कम हो रही है उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जो चीज़ बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं ना, मतलब हमारे पास वो अब पेड अप कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो हम उसका यूज यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज यहाँ पे कर सकते हैं, उसका सोर्स बना सकते हैं।
तो अगर आपको बोनस शेयर इशू करना है तो वहाँ पे आप अपना सीआरआर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी सीआरआर के बारे में और भी जगह पढ़ना है तो और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीआरआर के यूज़ के बारे में, बहुत ही छोटा पॉइंट है जो कि। फिर है फ्री रिजर्व, देख लेते सोर्स, फिर स्पा है, उसके बाद सीआरआर है। इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से, मतलब कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से बोलूँ, जो मुझे लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि आपको सोर्स तो थमा दिए हैं कि भैया लो तुम फ्री रिजर्व से भी बोनस शेयर इशू कर सकते हो, तुम्हारे पास स्पा भी है, तुम्हारे पास सीआरआर भी है, लेकिन मतलब कि कंपनी सेक्रेटरी के नज़रिए से अगर देखो, अब हमें करना क्या है, हमें प्रैक्टिकल काम करना है ना, रट के थोड़ी कंपनी में जाके प्रोविजन सुना देना है। तो वहाँ पे अगर हमें थमा दिया जाएगा कि अभी हमें बोनस शेयर इशू करना है, सोर्सेज हमारे पास ये है, अब ये बताओ कि तो हमें बेस्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताना होगा ना, कि हमारा बैलेंस शीट जो हमें थमाया हुआ है, जिसमें हमें ये सोर्सेज दे रखे हैं, उनका बेस्ट यूज़ क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा। तो वहाँ पे हमें 3 सोर्सेज दे रखे हैं, लेकिन उनको किस-किस तरीके से यूज़ करना है वो हमें थोड़ा एक क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब हमें फ्री रिज़र्व दे रखा है, स्पा दे रखा है, सीआरआर दे रखा है। फ्री रिज़र्व क्या होता है, हर जगह डोलता रहता है, मतलब आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो फ्री रिज़र्व को, ठीक है। उसके बाद स्पा है, स्पा के आपको 5 यूज़ बताए गए हैं कि भैया इन 5 जगह यूज़ कर लो स्पा को, ठीक है। उसके अलावा आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते स्पा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को। सीआरआर क्या है? सीआरआर एक ऐसा रिज़र्व है जहाँ पे अगर आपकी कैपिटल कम होती है तो आपको उस नॉमिनल जो भी वो नॉमिनल वैल्यू है, उसको आपको सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है तो आप वहाँ पे उसको सीआरआर को कम कर सकते हो। लॉजिकल है। इसके बाद देखते हैं एक एक क्वेश्चन, 1 मिनट। एबीसी लिमिटेड कंपनी लिखते हैं। मान लो एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड हमने लिखा, जैसे एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये फर्स्ट टाइम बोनस शेयर इशू कर रही है। इसको इशू करने हैं 8 लाख के, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट है, जिसमें ये पड़ा सीआरआर, ये पड़ा स्पा, ये पड़ा फ्री रिजर्व। फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, फ्री रिजर्व पड़ा है मान लो 3 लाख, स्पा पड़ा है यहाँ पे ये भी 3 लाख, और सीआरआर पड़ा है यहाँ पे 8 लाख। तो यूज़ कैसे करना है, कैसे, किसको पहले यूज़ करेंगे, किसको बाद में यूज़ करेंगे। देखो क्या बोला मैंने, फ्री रिजर्व क्या है, डोलता रहता है, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो फ्री रिजर्व तो लाइफ टाइम है ना, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। फ्री रिजर्व लाइफ टाइम है। स्पा के सिर्फ 5 यूटिलाइजेशन है, तो इसका तो भैया लिमिटेड है कि इतना यूज़ कर लो, इतना यूज़ कर लो, इतना यूज़ कर लो, 5 यूटिलाइजेशन तो मैं बताती हूँ, यहाँ यहाँ यूज़ कर लो। सीआरआर क्या है, ये भी एक रिजर्व है जहाँ पे कैपिटल बढ़ती है तो हमें एक नॉमिनल वैल्यू पे सीआरआर क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि सबसे कम यूज़ कहाँ पे, मतलब कि सबसे कम कंडीशन कहाँ पे है, तो उसको हम क्या करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे। फ्री रिजर्व पे कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सीआरआर पे कोई ऐसी इतनी खास कंडीशंस नहीं है। कंडीशन कहाँ पे है, मेन कंडीशन है यहाँ पे स्पा पे, वहाँ पे आपको 5 ही यूज़ बता रखे हैं, तो 5 यूज़ बता रखे हैं ना, तो जितना स्पा है उसको यहाँ पे यूज़ कर लो। अब बोनस शेयर कितना है, 8 लाख है, तो यहाँ पे 3 लाख यूज़ कर लो स्पा को, ठीक है। 3 लाख हो गया स्पा यूज़, कितना बचा, अब 5 लाख बचा है। अभी हमारे पास क्या है, सीआरआर है, फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व की तो कोई कंडीशन नहीं है ना, फ्री रिजर्व तो आप कहीं पे भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ सीआरआर में से अभी हमें कितना लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो सीआरआर यूज़ कर लो। फ्री रिजर्व तो बाकी कहीं जगह काम भी आ जाएगा, ठीक है। बचा इतना, मान लो ये मैंने बोल दिया, सीआरआर है 2 लाख, ये है 6 लाख, और कैपिटल सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम है अभी 2 लाख। अब कैसे करोगे, अब यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, फ्री रिजर्व में 6 लाख पड़े हैं, हमें 6 लाख से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पा में 2 लाख पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि स्पा का यूज़ जो है लिमिटेड है, तो हम यहाँ पे 2 लाख यूज़ करेंगे, 6 लाख बचे। अब सीआरआर में 2 लाख पड़े हैं, हम यहाँ पे 2 लाख यूज़ करेंगे, 4 लाख बचे। अब जाके आप कहीं यहाँ फ्री रिजर्व में जो 6 लाख है, सॉरी 1 मिनट, 4 लाख बचे ना, हाँ, तो आप 4 लाख का यूज़ करके बोनस शेयर यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा फिर, 2 लाख फ्री रिजर्व बचेगा आपकी बैलेंस शीट में।
तो समझ में आया क्या? प्रेफरेंस पहले किसको देनी है? स्पा को देनी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को देनी है। और जब आप बोनस शेयर इशू करोगे, क्यों? क्योंकि उसके सिर्फ 5 लिमिटेड यूज हैं और सीआरआर आप उसके बाद यूज कर सकते हो। उसके बाद फ्री रिजर्व तो डोलता रहता है ना, आगे कभी भी यूज कर लेना। अगर आपका बोनस शेयर अभी भी इशू करने के लिए कुछ अमाउंट बचता है तो वो आप फ्री रिजर्व से यूज कर देना एंड में, स्पा और सीआरआर को यूज करके। ठीक है, तो सीक्वेंस समझ में आ गया क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो होगा सोर्स। इसके बाद अभी हमें देखना है कंडीशंस क्या क्या है बोनस शेयर इशू करने की। कंडीशंस आपकी ऐसी हो, कंडीशंस जो है ना वैसे ही प्रोसीजर्स होते हैं। तो प्रोसीजर्स भी डिस्कस करेंगे, पहले कंडीशंस एक बार देख लेते हैं। प्रोसीजर सबके 90% सेम ही है, तो प्रोसीजर हर किसी में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अरे दैया, यहाँ पे कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तौबा तौबा, आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज, आपके एओए में मेंशन होना चाहिए दैट यू कैन इशू बोनस शेयर। ठीक है, नहीं है मेंशन, अमेंड करो आर्टिकल ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल को। ठीक है, उसके बाद आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इन जनरल मीटिंग, जहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद है, एक बात बताओ, आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो पर आपने क्या किया है? इंटरेस्ट पे किया ही नहीं है। आपने जो है, जो फिक्स डिपॉजिट है उनका प्रिंसिपल आपने पे किया ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डिपॉजिट, या फिर जो आपके डेप्ट है, डेप्ट डिबेंचर सिक्योरिटीज, इस तरीके की सिक्योरिटीज है, या फिर आपके एम्प्लॉयज का कोई अमाउंट जो है वो ड्यू है। ठीक है, एक बार मैं इसको लिखती हूँ। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट पेमेंट में ड्यू है, वो किसी भी रिस्पेक्टिव उससे हो सकता है। आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, फिर आपके जो शेयर्स हैं वो पार्टली पेड अप है। अगर आपके शेयर्स फुली पेड अप है, उनको आप पहले फुली पेड अप करिए। तो उनका आपका क्या काम है? आपको फुली पेड अप करना है उनको, फुली पेड अप। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, ये तो होगी कंडीशन। पहला, एओए मस्ट ऑथराइज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में। उसके बाद आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट में। उसके बाद आपका पार्टली पेड अप शेयर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर है उनको फुली पेड अप करो पहले। ठीक है, इसके बाद होता है, अगर आपकी मतलब कंपनी ने एक बार, रूल 14 क्या कहता है, अगर कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि वो बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं, तो उसको उसी सेम अनाउंसमेंट को वापस से विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी वंस अनाउंस्ड बाय कंपनी दैट दे आर गोइंग टू इशू बोनस शेयर, दे कैन नॉट विड्रॉ द सेम। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद प्रोसीजर है। प्रोसीजर में वही चीज़ें हैं यार। प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। प्रोसीजर को भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज प्रोसीजर, एओए मस्ट ऑथराइज। उसके बाद आपका जो बोनस शेयर इशू करने से क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट होगा किसमें? पेड अप शेयर कैपिटल में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना होगा। क्या पास करके? एसआर पास करके। ठीक है, उसके बाद आता है, जो लिस्टेड कंपनी है उनको क्या है? प्रायर इंटीमेशन देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। कब? टू एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, मतलब कि जब आपने बोनस शेयर इशू करने की बात कही है, यानी कि बोर्ड मीटिंग आपने बिठाई है और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप बोनस शेयर इशू करोगे, उससे 2 दिन पहले, यानी बोर्ड मीटिंग जब है उससे 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, उनको बताना है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद है, बोर्ड मीटिंग में आपको क्या, किस चीज़ का अप्रूवल लेना है, आपको क्या चीज़ें बतानी है कि आप बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अप्रूवल लेना होगा। क्या पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपकी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब वही बातें रिपीट होंगी। उसके बाद मेन पॉइंट्स क्या है वो देखना है यहाँ पे प्रोसीजर में, फॉर्म नंबर्स वगैरह। पहली बात तो ये है, इन लिeu ऑफ डिविडेंड, दैट मीन्स कि
आपको पे करना है डिविडेंड, पर आप क्या कर रहे हो, आप मतलब कि होशियारी दिखा रहे हो, आप कह रहे हो हम एहसान करेंगे कि हम डिविडेंड ना देके हम बोनस शेयर देंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी डिविडेंड के बदले आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिपीट, वही पॉइंट है कि जब कंपनी ने एक बार अनाउंस कर दिया कि वो बोनस शेयर इशू कर रही है, वो वापस से उसको विड्रॉ नहीं कर सकती उसी अनाउंसमेंट को। उसके बाद है कि जब आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, आपको क्या फाइल करना है, जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो क्या फाइल होता है, MGT 14 फाइल होता है, ठीक है। कब फाइल करना है, जिस दिन में आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके विद इन 30 डेज में आपको MGT 14 फाइल कर देना, ठीक है, विद ऑल्टर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है, जब आपने अलॉटमेंट कर दिया, उसके विद इन 30 डेज आपको क्या करना है, PAS 3 फाइल करना है। वो क्या है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आपने अलॉटमेंट कर दिया, आपको क्या करना है, विद इन 2 मंथ्स आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करना है, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब आपका अलॉटमेंट हुआ है उसके 2 महीने में आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। सेम है, मतलब कि वही है कि जब आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया तो उनकी डिटेल आपको किसको बतानी है, डिपॉजिटरी को बतानी है। और ये क्या है, ये ना हर किसी के प्रोसीजर में है, बस बीच में आकर कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सोर्सेज वाला पॉइंट जैसे चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है ना। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आपने पास किया है, वो पास हो चुका है, तो आपको MGT 14 भरना है, कब, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, सॉरी डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद क्या है कि कौन सा फॉर्म नंबर था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन सा फॉर्म नंबर था, PS 3 जो कि है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का, वो कब करना है, आपने अलॉटमेंट जब से किया उसके विद इन 30 डेज। उसके बाद क्या है, शेयर सर्टिफिकेट्स आपको डिलीवर करना है, जब आपने अलॉटमेंट कर दिया, डेट ऑफ अलॉटमेंट से आपको विद इन 2 मंथ्स में आपको शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। सेम वही रिपीटेड पॉइंट हर किसी में आएगा। प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, बट प्रोसीजर ईजी है, क्योंकि एक ही प्रोसीजर सब में रिपीट हो रहा है, स्टार्टिंग के पॉइंट एंड के पॉइंट सब में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। हो गया है, इसी के साथ हमारा इश्यू ऑफ बोनस शेयर भी समाप्त। अब हम देखते हैं, आ जाते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स पे। बोनस शेयर और बायबैक ऑफ शेयर सुनने में सेम लगते हैं, बीबी, अरे क्या ही हो रहा है टैबलेट को। हाँ, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, बाइंग इट्स ओन शेयर, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को वापस से खरीदती है, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या बार बार मैं लिखूँ, फिर भी बाइंग इट्स ओन शेयर्स, जहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा खरीदती है। क्यों करती होगी, कि सबसे इजी वे है, अगर आप कंपनी को अपना कैपिटल रिड्यूस करना है, तो अगर कंपनी को वैसे किसी और मतलब कि बायबैक ना करके, अगर कंपनी का दिल चाह रहा है कि अपना कैपिटल रिड्यूस करे, तो उसको कंपनी को क्या करना होता है, कोर्ट या NCLT की अप्रूवल लेनी पड़ती है। बट यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी बायबैक करती है तो उसको ये अप्रूवल का कोई झंझट ही नहीं पड़ता, सीधा वो बायबैक कर सकती है, ठीक है। तो मेन एडवांटेज उनका यही है, अर्निंग पर शेयर अपना इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी एडवांटेजेस आते हैं, एडवांटेजेस लर्न करने वाले पॉइंट है। मेन जो चीज़ है वो है सोर्सेज, और सोर्सेज के साथ साथ कुछ क्वांटम है जो हमें देखना है। सोर्स देखते हैं पहले। सोर्स है अपना कि पहला तो जैसे कि बोनस शेयर में था फ्री रिजर्व, ठीक है। फिर है स्पा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पा के 5 यूजेस में बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज लास्ट वाला था। उसके बाद है प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर या फ्रेश इशू कह लो, मतलब कि ये जिस टाइप के सिक्योरिटीज का बायबैक हो रहा है, उस टाइप के सिक्योरिटीज के इशू से नहीं, मतलब उससे अलग टाइप के सिक्योरिटीज का अगर आप इशू करते हो, तो वहाँ के जो भी प्रोसीड्स आएंगे, वहाँ का जो भी अमाउंट आएगा, वो उसका सोर्स बन सकता है, ठीक है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में एक पॉइंट और है कि अगर आप क्या बोलते हैं, हाँ, जो आपने अभी हाल फिलहाल में आपने सेम टाइप के सिक्योरिटीज को इशू किया है, और फिर दो दिन बाद या मतलब कि एकदम इमीडिएटली आप कह रहे हो कि हमें वही वापस से बायबैक करना है, तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है।
अच्छा, रिसोर्सेज पे आ जाते हैं। ये तो थी कंडीशन जो अभी मैंने बोला। रिसोर्सेज सोर्सेज में क्या है, सोर्सेज में फ्री रिजर्व, स्पा, ये तो मतलब कि फ्री रिजर्व तो पता ही है हमें, हर जगह डोलता है। अगर आपको स्पा की यूटिलाइजेशन पता है तो फिर आपको सोर्सेज में झंझट ही नहीं आएगी, क्योंकि स्पा की यूटिलाइजेशन में फिफ्थ यूटिलाइजेशन यही था, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। फिर इसमें थर्ड आ जाता है प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब कि किसी भी शेयर को इशू किया है या फिर किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज को इशू किया है, उससे जो भी प्रोसीड आ रहा है, उससे जो भी अमाउंट आ रहा है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। किस लिए? बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी अपने शेयर्स को खरीदने के लिए वहां उस पैसे को आप वहां लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अथॉरिटी। क्या ही हो रहा है ये, या तो लैपटॉप में आत्मा आ गई है। या फिर टैबलेट में आत्मा आ गई है। इफ आई टॉक, अरे भैया क्या हो गया तुमको, क्यों नाराज हो? ओह गॉड। देयर माइट बी सम इशू। वेट, हाँ, मेरी पूंजी में कोई दिक्कत आ गई है। आपका एओए मस्ट ऑथराइज, सेम पॉइंट है। उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, सेम पॉइंट है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको क्या करना है यहाँ पे, पोस्टल बैलेट। लिस्टेड कंपनी के लिए है पोस्टल बैलेट, उसको के थ्रू अप्रूवल लेना है। ठीक है, यहाँ पे अथॉरिटीज ये तीन हो गई है। अथॉरिटीज इसमें कोई अथॉरिटी में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मस्ट ऑथराइज नहीं ऑथराइज करता तो आप उसको क्या करो, ऑल्टर करो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जनरल मीटिंग में, और लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट से अप्रूवल लेगी। ठीक है, पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल लिया जाएगा। मेन चीज जो है ना यहाँ पे वो है क्वांटम की। नीचे आइए भैया। हम्म, क्वांटम, यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक लिमिट है कि इतने परसेंट तक अगर आप बायबैक करना चाहते हो तो आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर तो आप 10% ऑफ 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, वहां पे आपको बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी 10% तक। ठीक है, अगर आप 25% तक कर रहे हो, 25% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, वहां पे आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और अबव 25% तो आप अलाउ ही नहीं है, आपको नहीं कर सकते। बहुत ईजी है। इसमें क्या है, टोटल टोटल पेड अप शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, तो 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन दे देंगे, उनकी परमिशन ले लो। 25% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल करना है, शेयर होल्डर आपको परमिशन दे देंगे, उनकी परमिशन ले लो। उससे अगर ज्यादा करना है तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, तो ये इतना अलाउ नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब बायबैक ऑफ शेयर्स में क्या है, सोर्सेज, फ्री रिजर्व, स्पा और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अथॉरिटी में क्या क्या आता है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज, नहीं है तो ऑल्टर करो उसको, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में, लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू अप्रूवल लेगी। इसके प्रोसीजर क्या सेम रहने वाले हैं, बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। ठीक है, बस उसमें क्या आ जाएगा कि सोर्सेज वहाँ पे क्या है, प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर। उसके बाद कंडीशन में एक पॉइंट और आता है कि अगर आप मतलब कि आपने कोई हाल फिलहाल में इमीडिएटली अगर आपने कोई एक सेम टाइप का बाय सॉरी इशू किया है कोई सिक्योरिटी, और उसी की आप बायबैक की बात कर रही है, उसी टाइप की सिक्योरिटीज की आप बायबैक की बात कर रहे हो, आप वो नहीं कर सकते। ठीक है,
क्लियर है? अब हमारा बायबैक हो गया, बोनस हो गया, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम हो गया, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट डिस्काउंट हो गया। वेरी गुड। अब हमें देखना है फर्दर इशू वाला टॉपिक। फर्दर इशू का मतलब क्या है? फर्दर इशू मतलब, फर्दर का मतलब आगे चल के, मतलब कि इसके बाद और। तो कंपनी जो अपना पहला शेयर, पहली बार सिक्योरिटीज इशू करती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अनगिनत, वो क्या है? फर्दर इशू है। ठीक है, तो उनको कहते हैं फर्दर इशू। अच्छा, कंपनी के पहले मेंबर्स, जो 7 मेंबर होते हैं, वो कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर ही होते हैं। उन्होंने ही शेयर परचेज किया होता है। फर्दर इशू जब कंपनी करती है, तो फर्दर इशू करने से क्या होगा? वो जो शेयर होल्डर्स है, यानी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा? उनका राइट बट जाएगा। ठीक है, तो अगर कंपनी को फर्दर इशू करना है, तो क्या कंपनी को शेयर होल्डर की, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परमिशन लगेगी? लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके राइट्स बढ़ जाएंगे, तो उनकी परमिशन, उनको तो खलेगा ना कि भाई हमारे राइट्स बट रहे हैं। अगर उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जनरल पब्लिक में फर्दर इशू कर सकते हो। लेकिन पहले देखते फर्दर इशू होता क्यों है। किसी भी टाइम पे अगर कंपनी चाहती है कि जो हमारे सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुआ, जो उनका ऑथराइज कैपिटल था, उसमें से उन्होंने इशूड कैपिटल, यानी कि कुछ कैपिटल को इशू किया, यानी लोगों को कहा कि आगे हमारे सिक्योरिटीज परचेज करो। उस इशूड कैपिटल में से जितना भी सब्सक्राइब हुआ, यानी जितनी की एप्लीकेशन आई कंपनी को, वो क्या हुआ? सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब कि उसमें से जितना भी अलॉट हुआ, फिर वो सारी चीज़ें बहुत पहले की बातें हैं। सब्सक्राइब कैपिटल क्या बचा? यानी कि जितने कैपिटल पे लोगों ने सब्सक्रिप्शन फेंकी और उनको मिली, तो वो हो गया उनका सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल जब कंपनी बढ़ाना चाहती है, अपना इंक्रीज करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? फर्दर इशू करेगी। ठीक है, और ये इशू क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा, फर्दर इशू से किसके राइट्स बढ़ जाएंगे? शेयर होल्डर के। तो ये इशू करेगी कंपनी अपने सब्सक्राइब कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी चाहे तब। ठीक है, पहली बार किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी, उनसे पूछेगी आपको लेना है तो लो भाई। कंपनी को किससे मतलब है? कंपनी को तो पैसे से मतलब है ना। कंपनी को थोड़ी मतलब है कि मेरे को दूसरे शेयर होल्डर चाहिए, या मुझे ना सिमरा नाम की शेयर होल्डर चाहिए, या मुझे साहिल नाम का शेयर होल्डर चाहिए, या मुझे फलक नाम की शेयर होल्डर चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है क्या? कंपनी को तो पैसे से मतलब है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? पहले भैया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी, तुमको चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें ये जो इशू कर रहा हूँ, मुझे तो सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाने से मतलब है। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं हमें नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास तीन तीन ऑप्शन होंगे, आइदर एक्सेप्ट और रिफ्यूज और री अनाउंस। ये इन तीनों पॉइंट्स को भी देखेंगे। जब कंपनी फर्दर इशू करना चाहेगी, पहली बात तो अपने सब्सक्राइब कैपिटल बढ़ाने के लिए करेगी तो सबसे पहले ऑफर किसको करेगी? अपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, कैसे करेगी? ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, इसको देखेंगे, इतना ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, जब कंपनी, हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है। जनरल जनरल माने यानी सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस किसको इशू होता था? सबको इशू होता था, मतलब कि पूरे पब्लिक में इशू कर दिया जाता था। लेकिन जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मतलब कि ऑफर करेगी, तो क्या वो उनको प्रोस्पेक्टस देगी, या उसके लिए वो फर्दर इशू के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक इशू करेगी जो वो उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तक ही जाए? कुछ स्पेसिफिक, क्योंकि उनको ढिंडोरा पीट के सबको थोड़ी बताना है, उनको ढिंडोरा पीट के नहीं बताना, उनको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बताना है। उनको वो देगी लेटर ऑफ ऑफर। ठीक है, लेटर ऑफ ऑफर देगी। इसके बाद क्या होगा? कब देगी ये लेटर ऑफ ऑफर? जब कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम इस दिन को इशू करेंगे फर्दर इशू, उससे 3 दिन पहले लेटर ऑफ ऑफर मिल जाएगा। तो कितने दिन पहले मिलेगा? 3 days बिफोर। 3 days बिफोर इशू ओपन, यानी जब से इशू करने का प्लान किया उससे 3 दिन पहले दे देगी। अच्छा, इशू कब तक, यानी कि वो जो सिक्योरिटीज इशू करने का उन्होंने, 1 मिनट, स्क्रॉल डाउन, इट विल टेक टाइम। कंपनी ने डिसाइड जब किया कि भैया हमको इतने दिन, इस डेट पे हमें इशू करना है फर्दर इशू, उससे 3 दिन पहले दे देगी।
उसके बाद क्या होगा कि कंपनी को वो जो ऑफर है वो कब तक ऑफर ओपन रख सकती है, तो उसकी लिमिट है कि भैया मिनिमम तो आप 15 दिन तक रख सकते हो, और मैक्सिमम लिमिट क्या है, 30 डेज। मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, यानी कि जो भी वो ऑफर है वो 15 दिन तक खुले रहेगा मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, और मैक्सिमम कब तक, 30 दिन तक ओपन रह सकता है वो ऑफर। लेकिन जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स नहीं होते या अनलिमिटेड मेंबर्स नहीं होते जिनकी अप्रूवल की हमें नीड होगी। वहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कह लो या फिर एग्जिस्टिंग मेंबर्स कह लो। तो वहाँ पे क्या होगा, इन पब्लिक सॉरी इन प्राइवेट कंपनी, अगर 90% मेंबर हाँ कह देते हैं, 90% ऑफ मेंबर्स हाँ बोल देते हैं, या अपनी किसी भी तरीके से अपनी कंसेंट दे सकते हैं, आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन राइटिंग, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पे पीरियड भैया less than 15 days भी हो सकता है। क्यों, अगर मान लो कि उस कंपनी में मान लो 15 लोग हैं, अरे तो 15 लोगों का अगर 90% ने हाँ कर दिया है, अभी 15 × 5 कितना होगा, 135, यानी कि कुछ ज्यादा ही नहीं आ गए, छोड़ो कैलकुलेटिव में ना जाते। गजब बेइज्जती हुई है। मतलब कि अभी ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कैलकुलेशन में मैं बिल्कुल नहीं घुस रही, क्योंकि कैलकुलेशन तो तौबा तौबा, ऑन द स्पॉट वाली चीज ही नहीं है। तो अगर जितने भी मेंबर्स हैं टोटल, उसका 90% अगर हम निकाल लेंगे, अगर 90% लोगों ने हाँ कर दिया, तो फिर किसके लिए रुके हो तुम 30 दिन के लिए, 15 दिन में वो पीरियड खत्म कर दो, ठीक है। तो वैसे तो मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज, लेकिन वो लिमिट जो है वो बढ़ भी सकती है, सॉरी कम भी हो सकती है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर 90% मेंबर्स हाँ कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। मतलब कि हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए, क्यों इशू होता है, किसको इशू पहले करते हैं, कितने दिन का टाइम लिमिट होता है, कितने दिन पहले आप इशू कर लेटर ऑफ ऑफर दोगे, मतलब कि प्रोस्पेक्टस दोगे या कोई स्पेसिफिक ऑफर दोगे, तो वो लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं मैंने एक बात बोली, शेयर होल्डर्स के पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करेंगे, या वो रिफ्यूज करेंगे, या वो री अनाउंस करेंगे। री अनाउंस का मतलब क्या है, अपना राइट ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट, रिफ्यूज या री अनाउंस। एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम खरीद लेते हैं। रिफ्यूज यानी मना कर देंगे। री अनाउंस यानी अब मना नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको खरीदना भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपना वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर देंगे जिसके लिए बोर्ड की अप्रूवल की नीड होगी, ठीक है। वो अपना राइट ट्रांसफर कर देंगे, और अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो फिर हम उसको डिक्लाइन कर देंगे, यानी कि उसको डिक्लाइन ट्रीटेड किया जाएगा, यानी रिफ्यूज की, उस पर कोई रिप्लाई है ही नहीं। अगर वो ऑफर कंपनी चाहे कि मुझे, मतलब कि मान लो कोई एक आधा केस ऐसा आ जाए जहाँ पे कंपनी चाह रही है कि मुझे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करना ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मुझे राइट्स ही बांट देने हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कंडीशन वहाँ पे ये होगी, पहली बात आपको एसआर पास करना है जीएम में, उसके बाद कंपनी के पास वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ से हो सकती है, फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यू, जिससे उनके शेयर्स की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। और ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये निधि कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ये जो एप्लीकेबिलिटी इस सेक्शन की जो भी है वो निधि कंपनी के अलावा हर कंपनी पे होती है, ठीक है। तो अगर कंपनी चाहती है कि मुझे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं देना है, तो भैया आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल की नीड होगी, वहां पे आपको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स के राइट ट्रांसफर या राइट बट जाएंगे उनके राइट्स, ठीक है। और आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए, अपने आपके जो शेयर्स है उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन आते हैं कि एक्सेप्शंस देखते हैं, चलो अच्छे से। टेकिंग टू मच टाइम सीरियसली।
क्या हो गया तुमको? ओके, तो यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रही थी मैं, जिसमें मेरे टैबलेट और लैपटॉप दोनों ने मिलके मेरी फिर से बेइज्जती करा दी। भगवान कसम। वाह वाह वाह, पहले तो चल नहीं रहा था, चल रहा है तो ऐसी राइटिंग आ रही है। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कि ये जो प्रोविजन है ना, ये जो भी प्रोविजन अभी हमने पढ़े, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि फर्दर इशू को लेकर, ये वहां नहीं हो सकता जहाँ पे आप चाहेंगे कि अपने लोन्स और डिबेंचर्स को आप कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि आपके जो लोन्स हैं और आपके जो डिबेंचर्स हैं, वो जा रहे हैं कि आप शेयर में कन्वर्ट कर लें, होते हैं ऐसे केसेस, ठीक है। तो आप वो चीज़ चाह रहे हैं, तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद है प्रोसीजर। ओ भैया, प्रोसीजर क्या है इसका? अगर आपको राइट इशू करना है तो उसका प्रोसीजर है, पहले चेक करो कि क्या राइट इशू करने से आपकी कैपिटल बढ़ती है। अगर आप राइट इशू करने से आपकी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी, राइट इशू करने से कैपिटल इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल हो रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे, या फिर मतलब कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आपका मेन मोटिव है ही क्या, आपकी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करना, तो ऑफकोर्स कैपिटल इंक्रीज होगा। फिर आपको क्या करना है, बोर्ड मीटिंग बिठानी है। बोर्ड मीटिंग, आपको वहाँ पे जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव करना होगा। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, एसआर पास करना है, जिसमें आपकी शेयर होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए, शेयर होल्डर अप्रूवल, ठीक है। फिर आपको एमओए अमेंड करना है, क्यों? क्योंकि आपका ऑथराइज कैपिटल और सॉरी सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपका बढ़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कि जो नोटिस जाएगा वो कैसे जाएगा, रजिस्टर्ड, सॉरी स्पीड पोस्ट से जा सकता है। ऐसे टेढ़ा क्यों आ रहा है? या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि कब वो नोटिस, कैसे, मतलब कि वो लेटर ऑफ ऑफर की बात हो रही थी, वो 3 days बिफोर इशू ओपन, मतलब जब आप इशू कर रहे हो उससे 3 दिन पहले वो नोटिस यानी लेटर ऑफ ऑफर पहुंच जाना चाहिए। मिनिमम क्या था इसमें भी हमें प्रोसीजर में बताना है। मिनिमम पीरियड लिमिट कितनी थी, 15 days, मैक्सिमम कितनी थी, 30 days। और क्या है लेकिन प्राइवेट कंपनीज में क्या होना चाहिए, अगर 90% ऑफ मेंबर्स कंसेंट दे देते हैं अपनी, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि पीरियड जो होता है less than 15 days भी हो सकता है। क्योंकि यार जहाँ पे 90% लोगों ने अपनी कंसेंट दे दिया है, वहाँ पे हमें 30 दिन खोल के क्या करना है, अगर मान लो 3-4 दिन में ही 90% लोगों ने अपनी कंसेंट दे दिया है, तो वहाँ पे 15 दिन या 30 दिन खोल के कुछ करना थोड़ी है उस ऑफर को, ठीक है। अच्छा, फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म कौन कौन से होंगे, SH7, क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल है। MGT 14, क्यों? क्योंकि आपने SR पास किया है। उसके बाद PSC 3, क्यों? क्योंकि आप अलॉट कर रहे हो शेयर्स, ठीक है। यहाँ तो ये तो मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, SR पास, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। और ये कब होना चाहिए, 30 days के अंदर। कब से? रिटर्न ऑफ डेट ऑफ, जिस दिन आप अलॉट कर देते हो वहां से, ये जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हो उसके 30 days में, ठीक है। उसके बाद है शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करो, कब? जब आपने अलॉट किया है उससे दो मंथ, उसके विदिन 2 months में। फिर आपको डिपॉजिटरी को बताना है कि आपने जो भी डिटेल्स हैं आपकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, उनकी डिटेल्स आपको देनी है, किसको? डिपॉजिटरी को। और यहीं पे खत्म होता है फर्दर इशू भी। मतलब ये देखो कि इजी कितना है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, कंडीशन आ रहा है, सोर्स आ रहा है, प्रोसीजर आ रहा है,
और प्रोसीजर तो भगवान कसम इतना सेम है ना कि मतलब आप 4 बार 4 टॉपिक के प्रोसीजर पढ़ लो, उसके बाद तो मतलब कि मतलब क्या ही, मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा प्रोसीजर पढ़ के, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ईज़ी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, वो है इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर। देखते हैं। ना ही कराओ भैया बेइज़्ज़ती, ना ही कराओ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? अभी तो खरीदे थे तुमको। ओके, सो द गुड न्यूज़ इज़ कि प्रॉब्लम टैबलेट टैबलेट में नहीं है, वन नोट में है, थैंक गॉड। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? इतना प्रॉब्लम वन नोट का तो मैं सह लूँगी, बिकॉज़ वन नोट परचेज़ नहीं किया ना। हाँ, तो था हमारा इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर, सेक्शन है 55। इश्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफ़रेंस शेयर। प्रेफ़रेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? प्रेफ़रेंस शेयर होते हैं रिडीमेबल, इररिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सब देखते हैं, सब देखेंगे किसका क्या मतलब है। पहले आ जाते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल पे, या फिर रिडीमेबल को देखते हैं बाद में, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है ना इसमें। रिडीमेबल इररिडीमेबल का मतलब क्या है? जो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पे जो रिडीम हो सकते हैं, जिनकी एक टाइम लिमिट है कि उस पर रिडीम हो सकते हैं। इररिडीमेबल का मतलब क्या है? जो रिडीम नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन है कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं। उससे पहले क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं? जहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जहाँ पे डिविडेंड ना इकट्ठा होता रहता है। मतलब अगर मैंने इस साल डिविडेंड मुझे नहीं मिला है, तो अगर मेरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो मुझे इस साल का डिविडेंड और अगले साल का, दोनों साल का अगले साल मुझे मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या है? जहाँ पे अगर इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला भैया, तो लैप्स हो गया, नहीं मिलेगा अब आपको, ठीक है। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग। क्या है? ये अच्छा पॉइंट है, जहाँ पे ना कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है कि कंपनी ने इक्विटी शेयर वालों को प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वाले कहेंगे हमको भी दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर वालों को भी प्रॉफिट मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे? अरे भैया, प्रॉफिट बचा है ना हमारे पास, लेकिन तुमने नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर लिया था, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एक और है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या होते हैं? जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल क्या होंगे? जिनको कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। जहाँ पे आपका डिविडेंड अगर मान लो आपके 5 साल के प्रेफरेंस शेयर थे, जो कि पाँचवें मतलब कि मतलब रिडम्पशन की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो अगर आपको 2 साल का, अगर इस साल आपको वो नहीं मिला है, डिविडेंड नहीं मिला है, और आपका प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है, तो आपको इस साल का और अगले साल का मिल जाएगा अगले साल में। अगर आपको 2 सालों का नहीं मिला, तो तीसरे साल में आपको तीसरे साल का तो मिलेगा, और पिछले 2 सालों का भी मिलेगा। बहुत बहुत ईजी है ये, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में जो हम राइट्स की बात करते हैं, किस चीज़ में आपको प्रेफर किया जाता है अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है? तो राइट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जो भी डिविडेंड होगा वो इक्विटी शेयर वालों से पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका डिविडेंड पे राइट है। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो वहाँ पे आपको आपकी कैपिटल पहले लौटाए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर आपको ये राइट्स ना मिले, अगर आपके राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, तो आपको क्या होगा? आपको राइट टू वोट मिल जाएगा। समझ आया? कि अगर आपको राइट ऑफ डिविडेंड, यानी आपकी जो दो मेन राइट्स है, अगर आपकी राइट्स को ही वॉयलेट कर देती है कंपनी, तो वहां पे आपको राइट टू वोट मिल जाएगा। लेकिन उन मैटर्स पे मिलेगा जिनकी वजह से आपकी राइट्स को वॉयलेट किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी भी मैटर पे मिल जाएगा, उन मैटर्स पे, स्पेसिफिक मैटर्स जिनकी वजह से आपकी राइट्स को वॉयलेट किया गया है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम आ जाते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल पे,
और यहाँ पे हमें रिडीमेबल और इरिडीमेबल का ही पढ़ना है कि क्या है इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, पहली बात तो इसकी कंडीशन पहली क्या है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइज होना चाहिए कि कंपनी जो है, पहली बात तो कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो 20 डेज, मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 20 डेज, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकते फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस दिन से इशू किया उस दिन से आपका जो 20 ईयर्स का पीरियड चलेगा उसकी उसी पीरियड के अंदर अंदर आपको रिडेम्पशन करनी है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज अगर कंपनी सॉरी अगर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे अगर वो इशू करती है तो वहाँ पे इशू 20 साल के लिए कर सकती है, पर उसका टाइम पीरियड जो है वो 30 डेज तक, सॉरी 20 डेज 20 ईयर्स तक करती है, पर 30 ईयर्स तक टाइम पीरियड अप टू 30 ईयर्स एक्सीड हो सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिडम्पशन का समझते हैं पॉइंट क्या है। 10%, मतलब कि मान लो कि कोई कंपनी है जिन्होंने मान लो पूरे 30 ईयर्स के लिए ही प्रेफरेंस शेयर इशू किया और रिडेम्पशन स्टार्ट करना है, तो कैसे वो रिडेम्पशन करेगी, कौन से साल से वो रिडेम्पशन करेगी। मान लो कंपनी ने 1000 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो कंपनी अभी कैसे करेगी, इसके 10% यानी 1000 करोड़ का 10% क्या आएगा अपना, दैट विल बी, ओ कैलकुलेशन आ गई फिर से यहाँ पे, तो ये हो गया, यानी कि कंपनी को 100 करोड़ हर साल लेना पड़ेगा तब जाके वो कितना रिडीम कर पाएगी, 1000 करोड़ रिडीम कर पाएगी। तो अगर 100 करोड़ कौन से साल से स्टार्ट करेगी, 21st ईयर से, तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट बेस, या तो 10%, मिनिमम 10% पे रिडम्पशन स्टार्ट करेगी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, यानी कब से उसको करना है, 21st। अगर कंपनी ने 30 ईयर के लिए रिडम्पशन की सॉरी प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो भी उसको 21st से ही स्टार्ट करना होगा रिडम्पशन करना स्टार्ट। और मान लो उन्होंने 22 के लिए किया है तो भी उनको 20 फिर उनके 21st ईयर से करेगी, और उनको वो करना होगा अपना कैलकुलेशन कि भैया वो ऐसे कैसे रिडम्पशन करेगी, दोनों सालों में पूरा अमाउंट रिडीम हो जाए। ठीक है, आए समझ में। ठीक है, अब मान लो कंपनी ने किया 24 ईयर के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू, और उसको 21st ईयर से करना है। 21st को वो कितना इशू करेगी, अगर मान लो कंपनी ने इशू प्रेफरेंस शेयर 100 करोड़ इशू किए थे, तो आपको क्या करना है, 100 करोड़ को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 25, यानी कि कंपनी 21st ईयर में कितना रिडीम करेगी, 25 करोड़। फिर 22 ईयर में कितना, 22nd ईयर में कितना करेगी, 25 करोड़। 23rd में कितना करेगी, 25 करोड़। 24th में कितना करेगी, 25 करोड़। और चारों सालों में इतना रिडीम कर लेगी तो पूरा रिडीम हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस। करना कब से, कौन से साल से, बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st ईयर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, इसके बाद है कि रिडीम का सोर्स क्या है। अगर ये वाला पॉइंट या इसमें किसी को भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को पूछ लेना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम तो मैं नहीं चला रही अब, टेलीग्राम पे। इसके बाद अपना पॉइंट आता है सोर्स क्या है, तो वो होना चाहिए बेइज्जती 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 बेइज्जती। बहुत ज्यादा बेइज्जती। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो, वेट। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर सकती है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो इसके दो सोर्स क्या हो गए, फ्रेश इशू किया है उससे जो भी आया वहां से आप रिडीम कर सकते हो, वो यूज कर सकते हो, या फिर प्रॉफिट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मान लो प्रीमियम पे रिडीम कर रही है, मान लो क्या प्रीमियम पे ही रिडीम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो कि रिडीम करना है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये उस प्रेफरेंस शेयर की, उस पर 5 रुपये प्रीमियम है,
तो क्या करना है, जो ये नॉमिनल वैल्यू है ना, यानी फेस वैल्यू जो है, इसको आप किस में ट्रांसफर करोगे, सीआरआर में। अभी ये देखना सीआरआर में हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिडेम्पशन पे हमारा कैपिटल क्या होता है, कम होता है। तो रिडेम्पशन पे कैपिटल कम होगा अगर, तो हमें कैपिटल रिजर्व बढ़ाना होगा ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू यानी 10 रुपये जो है, ये हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अगर प्रीमियम, मतलब ये जो प्रीमियम है, इसको आपको क्या करना है, स्पा से पे करना है। यानी जो हमने पढ़ा था कि स्पा के 5 चीज़ में ये आता है कि यहाँ पे आप प्रीमियम, अगर आप रिडीम कर रहे हैं ऐसे प्रेफरेंस शेयर को जिन पे प्रीमियम भी पे करना है, तो उसको आपको क्या करना है, वो आप स्पा से पे कर सकते हो। ठीक है। एक यहाँ पे आता है पॉइंट, मान लो कंपनी ऐसी हालत में है कि जहाँ पे कंपनी के पास पैसा नहीं है और वो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रही है उस टाइम लिमिट में, तो कंपनी क्या करेगी, और कंपनी को कंपनी को क्या है, अपनी कंपनी बंद भी नहीं करानी है। ठीक है। तो क्या मतलब कि कंपनी फिर वहां पे उस केस में क्या करेगी, कंपनी वहां पे क्या करेगी, ट्रिब्यूनल से, यानी ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेगी। ठीक है। और शेयर होल्डर की परमिशन से, पहले तो ट्रिब्यूनल का अप्रूवल और शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए होगी। और फिर वो क्या करेगी कि प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या बोलेगी कि जितना भी उन्होंने इशू किया था प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जो भी उनका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उसको वो दोबारा से उसी इक्वल अमाउंट पे वो वापस से इशू कर रही है। ठीक है। और उसको वो क्या करेंगे, मतलब कि जो अनरिडीम, जो रिडीम नहीं किया था, देखो, अगर कंपनी जो है हालत में नहीं है कि वो रिडीम कर सकती है उनके प्रेफरेंस शेयर को, तो वो क्या करेगी, ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेगी, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेगी, और प्रेफरेंस शेयर वालों को कहेगी कि हम आपको दोबारा से सेम अमाउंट पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, बस इशू कर रहे हैं आपको। ठीक है। आपको डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। ठीक है। और हमारे पास भैया पैसे नहीं है देने के लिए, तो आपको जो रिडीम हमें करना था अभी, हम वो ना बाद में रिडीम करेंगे। और ये जो अनरिडीम्ड है, इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको रिडीम्ड मान लिया जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कह रही है कि मुझे आज ही पैसा चाहिए, मुझे नहीं मतलब है, वहां पे तो भैया कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तो कहाँ से कर्जा लेगी और क्या करेगी, या फिर कंपनी बंद करेगी, वो तो फिर देख बात की बात है। लेकिन अगर मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर मान जाते हैं, तो वहाँ पे उनको सेम अमाउंट पे, यानी जो भी सेम उनका पहले था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसी पे उसको दोबारा उनको इशू कर देगी दोबारा। लेकिन उसके लिए ट्रिब्यूनल और शेयर होल्डर की परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है। और ऐसे इशू के लिए एसआर पास होना चाहिए। एसआर पास यानी शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए, तो एसआर तो पास होना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर पे हम आ जाते हैं। प्रोसीजर तो सेम ही है भैया, प्रोसीजर तो मैं बोलना ही नहीं चाहती प्रोसीजर, पर मैं बोलूंगी। प्रोसीजर में पहला पॉइंट क्या आएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज, मतलब कि कुछ भी कर लो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट ऑथराइज। ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर ऑथराइज, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो ऑल्टर करिए। उसके बाद जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव करवाइए। फिर जनरल मीटिंग में एसआर पास कीजिए। फिर विद इन 30 डेज क्या पास करें, क्या फाइल करेंगे, MGT 14, किसके साथ, किसको, आरओसी में जाके। ठीक है। उसके बाद है कि आपने अलॉटमेंट कर दिया है, अगर अलॉटमेंट कर दिया है तो क्या पास करेंगे, PAS पास करेंगे, PAS 3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। फिर क्या करिए, जाके शेयर सर्टिफिकेट डिलीवर करिए विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद अलॉटमेंट की डिटेल किसको देंगे आप, डिपॉजिटरी को देंगे। ठीक है। इसके बाद अलग वही, मतलब कि कुछ पॉइंट्स तो सिमिलर रहते हैं, उसके बाद कुछ अलग क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैसे रिडीम हो सकते हैं। कोई या तो फिक्स टाइम होगा कि यहाँ इस साल से रिडीम स्टार्ट हो जाएगा, या फिर इस साल पे रिडीम हो जाएगा, या फिर कोई भी पर्टिकुलर इवेंट जो हो रहा होगा, तो वहाँ पे कंपनी अपना डिसाइड करके प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकती है। उसके बाद कंपनी की अपनी मर्जी है। ठीक है। जब कंपनी चाहे तब रिडीम कर सकती है, या फिर शेयर होल्डर्स की भी अपनी मर्जी है। तो यही फायदा है, मतलब कि शेयर होल्डर की अपनी मर्जी है, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सॉरी, कंपनी की अपनी मर्जी है, नहीं तो कोई फिक्स टाइम अगर कर रखा होगा तो वहां पे। उसके बाद अच्छा एक पॉइंट रह गया था, दैट वाज SH 7, विद इन 30 डेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और यहीं पे समाप्त होता है आज का
जो भी था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आपको कोई डाउट आया हो या कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता देना। नोट्स वहाँ पे अभी अपलोड कर दूँगी मैं। जस्ट अभी ये वीडियो अपलोड के साथ-साथ जितने भी नोट्स प्रिपेयर हुए हैं मैं अपलोड कर दूँगी। या फिर अगर मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि पूरे चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर होने के बाद ही मैं वहाँ पे अपलोड करूँ, तो देख लेंगे। नहीं करूँगी अभी अपलोड। मैं पूरे चैप्टर के नोट कल परसों तक अच्छे से प्रिपेयर कर देती हूँ, बन जाएँगे नोट्स उसके बाद ही, क्योंकि ऐसे पार्ट्स में आएँगे ना तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? और अगर आपको नोट्स पसंद आए तो कुछ मत करो, बस चैनल सब्सक्राइब कर दो बस, और कुछ नहीं, और वीडियो को लाइक कर दो और मुझे बता दो कि भई समझ में आ गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे। ऐसे ब्लफ होने लगता है ना इतना बोल-बोल के। 1 घंटा बोली हूँ मैं, 1 घंटा 20 मिनट। बाय बाय। बाय बाय।